हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप पे। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले क्लास 8 एनसीईआरटी की साइंस का एक और टॉपिक जिसका नाम है कृषि औजार। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है कि जिसमें हमने मिट्टी तैयार करने के बारे में बताया है तो आपको पता होगा कि ये हमारा अगला टॉपिक है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उससे पढ़िएगा फिर इसको देखिएगा। अब देखो, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कृषि औजार। कृषि औजार यानी हमने अब तक क्या पढ़ा है कि मिट्टी तैयार करने के कैसे करते हैं और मिट्टी तैयार करने के कृषि औजार क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो पहला, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना पड़ता है। आपको पता है बुआई क्या होता है? सेकंड चरण होता है, मतलब दूसरा चरण होता है जिससे हम क्या करते हैं, मिट्टी पूरी फसल को तैयार करते हैं, उसका सेकंड स्टेप होता है। बट जब आप यहाँ देखो कि भाई बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने का मतलब क्या होता है, यानी मिट्टी को पोला करना। और अच्छी उपज का मतलब होता है हेल्दी, जो कि जिससे हम खाने से बीमार ना पड़े। बड़ी फसल हो, घनी फसल हो, अच्छी फसल हो, उसे अच्छी फसल बोलते हैं, अच्छी उपज बोलते हैं। तो इसको हम इन कार्यों को हम अनेक औजारों से करते हैं, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर हम उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अब आप मुझसे कहोगे हल कैसे काम करता है, कुदाली कैसे काम करती है, कल्टीवेटर कैसे काम करता है, तो भाई इनके बारे में भी जानेंगे। तो पहले जानेंगे हल के बारे में। तो पहले हल के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा हल आ गया। अब हल को कैसे हम यूज़ में लेते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद व उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। अभी यहाँ पे प्राचीन काल वर्ड आया, यानी पुराना समय। प्राचीन काल का मतलब जानते हो, पुराना समय। तो यहाँ पे हल का उपयोग किस जुताई का मतलब मैंने आपको बताया था, मिट्टी तैयार करने को बोल देते हैं जुताई। खाद व उर्वरक मिलाते हैं, तो जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जुताई के साथ कभी कभी खाद और उर्वरक मिलाते पहले से ही डाल देते हैं और फिर जुताई के साथ साथ वो मिलती रहती है। खरपतवार निकालने के लिए भी इसका उपयोग अभी जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यह औजार लकड़ी का बना होता है। मैं आपको चित्र भी बताऊंगी कि ये कैसा होता है, पर पहले समझो कि काम कैसे करता है। ये किसका बना होता है? लकड़ी का, जिसे बैलों की जोड़ी का मतलब समझो, जैसे एक जोड़ी जूता बोलते हो तो उसमें कितने जूते आते हैं? दो जूते आते हैं। तो एक जोड़ी बैल का मतलब है जिसमें 2 बैल हों, ठीक है। उन दोनों बैलों पे या फिर किसी भी पशु पे ले सकते हो, घोड़ा ले सकते हो, ऊंट ले सकते हो, पर 2 होने चाहिए, एक जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। 2 बैल एक साथ या फिर 2 ऊंट एक साथ या फिर 2 घोड़े एक साथ, ठीक है। क्योंकि हल में क्या होता है क्योंकि देखो मैं आपको बताऊंगी कि इसे 2 ही बैलों या घोड़ों या ऊँटों पे ही क्यों रखा जाता है, एक पे क्यों नहीं रखा जा सकता। तो पहले इनकी सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। जो नीचे की साइड होती है वो लोहे की बनी होती है, जो कि मिट्टी में घुसाते हैं, जिसकी सहायता से मिट्टी को पोला करते हैं। उसे बोलते हैं फाल। समझना बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फसल को हम जब पोला करते हैं तो उसमें एक प्राचीन काल का हल है जिससे हम क्या करते हैं, जिसमें आगे की ओर तिकोनी पट्टी होती है जिसको हम फाल बोलते हैं। आ सकता है पेपर में कि फाल किसे बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हल में एक लोहे की तिकोनी मजबूत पत्ती होती है, उसको हम बोलते हैं फाल, ठीक है। अब पढ़ो, अब आके समझते हैं। तो यहाँ पे हमें पता पड़ गया इसे क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसके तरह से हम उसको हल को पकड़ सकते हैं या फिर दोनों जोड़े पर लगा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हल सेफ्ट। अब जैसे देखो, जैसे आपका हाथ है, एक हाथ का पंजा है और एक आपके कंधे से जॉइंट हुआ है,
तो कंधे को कुछ और बोलते हैं और यहाँ पंजे को कुछ और बोलते हैं। बट यहाँ जो बीच का हिस्सा आता है उसको हाथ बोलते हो, यानी बीच का वो कभी बीच में भी कलाई सी आ जाती है, पर उसको क्या बोलते हो? हाथ बोलते हो। उसको भी हम हल सेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके सिरे पर हैंडल का आकार होता है। हैंडल का आकार समझते हो? जैसे गाड़ी का हैंडल होता है ना, दोनों हाथों से हम पकड़ लेते हैं, एक इधर से पकड़ा एक इधर से पकड़ा, ऐसे ही उसके एक सिरे पर हल की तरह हैंडल की तरह का आकार होता है, जिसका दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। जिसका दूसरा सिरा एक डंडा सा है हल सेफ्ट का, जिसके एक सिरे पर है फाल यानी मजबूत तिकोनी पत्ती, और दूसरा है एक मजबूत हैंडल के आकार का जुड़ा हुआ डंडा। ठीक है, जिसको बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता। अब आप कहोगे अगर मैं एक ही बैल का यूज़ करती तो भाई जो हैंडल के आकार का है वो पूरा उसी के ऊपर रखना पड़ता और सेट नहीं बैठता। भाई सेट बैठता है दो बैलों पे, यानी एक सिरा एक बैल पे रखा जाता है, एक सिरा एक बैल पे रखा जाता है, और जो हल है वो उन दोनों बैलों के बीच से निकलता है। ठीक है, जो कि जोतता है पूरे खेत को। तो समझ में आया दो बैलों का यूज़ किया जाता है। तो भाई जिसको बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। अब देखो, एक जोड़ी बैल एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। यानी एक जोड़ी जो बैल होता है, यानी एक हल और एक जोड़ी बैल जो होते हैं उनसे हम एक आदमी ही आसानी से चला सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ लिखा हुआ है आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह कुछ हल, मैंने अभी आपको बताया था कि जिस हल के बारे में मैंने बताया था वो लकड़ी का था, पर आजकल क्या है वो लोहे के बन रहे हैं। पूरे हल सेफ्ट भी लोहे का बन रहा है, ऊपर का फाल तरीके का भी लोहे से बन रहा है, और जो हैंडल नुमा जोड़ी एक लकड़ी की आकार होता है वो भी लोहे का बन रहा है। तो पूरा ही लोहे का बन रहा है आजकल। तो वो लकड़ी के हलों की जगह तेजी से ले रहा है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कुदाल। अब कहोगे पहले मुझे चित्र दिखाओ कि कैसा हल होता है, फिर हम भूल जाएंगे हल में क्या क्या था। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने आपको जो बताया, जो भी मैंने आपको काम बताया। अब कहोगे हमें बैलों में यहाँ सामान नहीं दिख रहा पूरा। अरे दिखाएंगे अलग से, हल भी दिखा देंगे अलग से। तो पहले यहाँ देखो, मैंने अभी आपको बताया ये दो बैलों के जोड़े। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो पहले कलर चेंज करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे दो बैल हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने बैल हैं? दो बैल हैं, दिख रहे हैं, एक बैल ये रहा एक बैल ये रहा। मैंने आपको बताया हमेशा दो बैलों का जोड़ा चाहिए होता है। अब मैंने आपको बताया था कि एक बीच में, पहले देखो एक बीच की डंडी सी होती है जिसको इधर तीर की तरफ जाओ, इस क्या नाम है इधर नाम है ये डंडी के इधर नाम है, देखो। तो इधर मैंने आपको बताया था एक डंडी सी होती है जिसे आप हल शेफ्ट बोलते हैं, और इसके एक सिरे पर एक हैंडल नुमा का आकार होता है, उसको बोलते हैं जोत, और जो नीचे की साइड होता है वो होता है फाल। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया, देखो इसके नाम देख लो भले ही। ठीक है, तो ऐसे होता है, दो बैलों की गर्दन पे रख दिया और नीचे इनके बीच में से निकलता रहता और एक आदमी यहाँ बैठ के लगा रहता है। ठीक है, अब एक अलग से हल दिखा दूँ। ये लो हल ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा हल नहीं दिखाइए, यहाँ पे एक लंबी सी डंडी होती है, पर ये छोटी दिखा दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, समझ लेना। इसको बोलते हैं हल सेफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फाल, और इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना मैंने क्या बोला है। इसको बोलते हैं हल सेफ्ट, इसको बोलते हैं हम फाल, और इसको बोलते हैं हम जोत। आ गया ना पूरा समझ में। अब हम बात करते हैं कुदाल की। तो कुदाल कैसे काम करता है, कुदाली कैसे काम करती है, तो समझो। कुदाली जो होती है हमारी, वो कैसे काम करती है। यह एक सरल औजार है,
सरल सा औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए होता है या फिर मिट्टी को पोला करने के लिए, यानी जुताई और खरपतवार निकालने का उपयोग होता है, जिसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। इसमें लकड़ी और लोहा मिक्स होता है। जिसके एक सिरे पर तो लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है और दूसरी ओर, ठीक है, एक तरफ तो कैसी होती है एक सिरे पर तो होती है चौड़ी और मुड़ी प्लेट, है ना, चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, पर दूसरी तरफ क्या होता है ये, और दूसरी ओर मैं चित्र भी दिखाऊंगी, लेकिन ये होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, यानी कि एक तरह से काट देगी किसी भी चीज़ को। फसल काटने के लिए इसका उपयोग नहीं होता। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ये भी 2 बैलों की जोड़ी से ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका चित्र मैं आपको बता दूँ, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेम वैसा ही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ से इसको क्या करते हैं, देखो ये मैंने मुड़ी प्लेट बताई थी, ठीक है। किसकी मुड़ी प्लेट? एक लोहे की मुड़ी प्लेट देखी मैंने। ये जो कंधे पे लगेगा वो जोत, और यहाँ पे छड़, यहाँ से क्या होता है, इधर छड़ होता है, इसको क्या पड़ा है। अब कहोगी पकड़ का मतलब क्या है? पकड़ का मतलब देखो मैं बताती हूँ। देखो एक तरफ से एक जैसे हल है, ठीक है, इसे हल मान लेते हैं। ये हल का पैना वाला सिरा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं। तो भाई इधर देखो ये तो कंधे पे लग गया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही गाय ही चला लेंगी, भाई एक इंसान को भी पकड़ना पड़ता है, तो वो इंसान की पकड़ यहाँ से होती है, ठीक है, उसकी पकड़ यहाँ से होती है, और ये हैंडल बोला जाता है इसको, ठीक है ना। आ गया ना समझ में? तो बहुत ही आसान सा इसका चित्र है और ये बहुत ही काम आएगा आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का चित्र भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले इसके बारे में जान लो ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा, आजकल जो जुताई होती है वो किसके द्वारा होती है? ट्रैक्टर के द्वारा होती है, ठीक है। ये आजकल जुताई किसकी वजह से होती है? ट्रैक्टर की सहायता से संचालित होती है, कल्टीवेट की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है, श्रम और समय दोनों की। अब क्या था, अब आपके हल है, हल में एक आदमी पूरे दिन लगा रहेगा तो थोड़ा सा हिस्सा हो जाएगा, बट कल्टीवेटर एक मशीन है जिससे आपका आसानी से श्रम और समय, जैसे दिख रहा है आपको ये ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये आपको ट्रैक्टर दिख रहा है, और कल्टीवेटर का मतलब किसे होता है? कल्टीवेटर, सेम कल्टीवेटर, ये तो ट्रैक्टर में लगा हुआ है, पर आप कहोगे इसमें कल्टीवेटर क्या है? इसमें जो कल्टीवेटर है ना, देखो ये है, रुको मैं आपको बताऊं, इसमें कल्टीवेटर ये है, इसमें कल्टीवेटर ये है, ठीक है, इसमें कल्टीवेटर ये है, तो इसमें कल्टीवेटर, तो हम कल्टीवेटर के बारे में जान चुके हैं। तो अब क्या हम अगले टॉपिक पे चलें? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुआई। अब क्या बुआई क्या होता है? यानी हम तो ये जान गए, हम ये जान चुके हैं कि जो बुआई है, यानी कि नहीं मतलब जो हमारी मिट्टी तैयार करना है वो कैसे होती है? 2 तरीके से होती है, 2 तरीके से होती है। कैसे? एक होता है परंपरागत तरीके से और एक आधुनिक तरीके से। यानी परंपरागत तरीके से यानी कि जो हल कुदाली इनसे, और आधुनिक तरीके से कल्टीवेटर, जो कि श्रम और समय दोनों की बचत करता है, ठीक है। तो बुआई क्या होती है? बुआई क्या होती है? देखो यहाँ पे आज हम बुआई के बारे में जानेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको सबसे महत्वपूर्ण चरण क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई अगर आप फसल को बोओगे ही नहीं तो वो उगेगी कैसे? इसीलिए फसल की बुआई को सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है।
अब भाई पहले हाँ, बीज भी अच्छे और बुरे होते हैं। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, कभी वो जब गेहूँ या फिर कुछ भी दाल है उसको रात में भिगो के रख देती हैं। क्यों भिगो के रख देती हैं? ताकि जो हमारी बेकार दाल है वो ऊपर तैरने लग जाए और ख़राब दाल है वो नीचे की ओर आ जाए। अब ये ऊपर नीचे का क्या संबंध है भाई? समझाऊंगी। तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ और स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की प्राथमिकता यानी कि उनको ही यूज़ में देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चीज़। तो भाई ये क्या है, कैसे होता है, ये आप अंदाजा लगाओगे? तो चलो, अब ये बीजों का चयन किस तरह से, देखो हमारी दोस्त पहेली से सुनो। पहेली क्या कहना चाहती है, बीजों का चयन कैसे होता है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई वो कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लग गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको पक्का बताऊंगी। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप एक क्रियाकलाप करना चाहें तो एक क्रियाकलाप कर लें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। एक बीकर लो, ऐसा बीकर लो, इसको पानी से आधा भर लिया। ठीक है, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने भली भांति हिलाइए। अब इसमें हम गेहूं के दाने डाल देंगे। ये मैंने जो छोटे छोटे तिनके बनाए हैं, ये मैं गेहूं के दाने मैंने इसमें डाल दिए। तो इनको हिला देंगे अच्छी तरह। कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं और कुछ यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो अब आप जान लोगे। तो देखो ऐसा क्यों होता है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी बीज जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो खोखला हो जाता है और इस कारण वे हल्के हो जाते हैं और पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। आपने पढ़ा है जब कोई चीज़ हल्की होती है तो वो पानी के ऊपर तैरती है। तो ये जो बीज होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं और वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अच्छे और जो स्वस्थ बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने के लिए एक अच्छी विधि है, बुआई से पहले बोने ये औजारों में। अब क्योंकि यानी कि अगर आप इस विधि को अपनाओगे तो आप अच्छी तरह से स्वस्थ बीजों और अस्वस्थ बीजों को पहचान कर सकते हो। अब बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक तो है, क्योंकि भाई आपको पहले औजार भी तो तैयार करने होंगे। जैसे मिट्टी तैयार करने के लिए हमने औजारों का यूज़ किया था, ऐसे ही इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे होता है। तो पहला इसका पढ़ेंगे परंपरागत औजार। परंपरागत औजारों का मतलब समझते हो, जो परंपरा के अनुसार पुराने समय से चलते आ रहे हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। कैसा होता है? ऐसे। कीप कैसी होती है? ऐसी, मतलब नीचे से ऐसी पतली सी होती है। सॉरी, मैंने ऐसा बना दिया थोड़ा अजीब सा। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल एक ऐसे कीप सी होती है और ये ऊपर के साइड ऐसी आकार सा होता है। ठीक है, मुझ में थोड़ा सा बन नहीं रहा है। तो वो कीप के आकार की होती है। बीजों को कीप के अंदर डालने
बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं, ठीक है, और मिट्टी को भेद कर स्थापित कर देते हैं। अब क्या होता है, मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी, पर चित्र पे, अगर यहाँ पे चित्र है तो देखिए ये था चित्र। यहाँ पे आपको कीप के आकार का टाइप दिख रहा है। आप कहोगे कीप का आकार का कहाँ है, यहाँ पे ये दिख रहा है कीप के टाइप का, कीप, ठीक है। इस कीप से क्या होता है, इस कीप से क्या होता है, जो हमारे, देखो यहाँ पे एक आदमी क्या डाल रहा है, बीज डाल रहा है। एक आदमी क्या डाल रहा है, एक आदमी क्या डाल रहा है, बीज। 1 सेकेंड में यहाँ पे इसको मैंने इसका पे मिटा दिया, आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ एक आदमी बीज डाल रहा है, ठीक है, दूसरे ने पकड़ रखा है इसको। अब यहाँ पे जब बीज है वो इसके अंदर आया और यहाँ पे एक नुकीला सिरा होता है जिससे वो मिट्टी के अंदर स्थापित हो जाता है। बट इससे समान दूरी और समान गहराई नहीं बन पाती है। इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है आधुनिक तरीका। वो क्या है, वो देखो, आधुनिक तरीका ये रहा भाई, हमारा प्यारा सा आधुनिक तरीका है, वो है सीड ड्रिल। ये दिख रहा है, ये सीड ड्रिल है। क्योंकि इसमें कैसे होता होगा बताऊंगी, पर पहले इसकी लैंग्वेज पढ़नी होगी हमको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भी थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों की भी समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाए, तो इससे पक्षियों द्वारा बीजों के होने वाले नुकसान से रोका जाता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने समय श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अब पक्षियों से कैसे सुरक्षा करनी है भैया, पक्षियों से कैसे सुरक्षा करनी है, देखो पक्षियों से कैसे सुरक्षा करनी है, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे बीज खेत है, यहाँ पे कोई खेत है यहाँ पे, अब यहाँ पे बीज मैंने बोए तो बस ऊपर से मैंने डाल दिए, तो ये बीज जो है ऊपर पक्षी आएंगे, पक्षी तो दानों को ही खाते हैं तो वो इनको खा जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैंने इन बीजों को बो के ऐसे मैंने इन बीजों को बोया और ऊपर से मिट्टी की लेयर भी ढक दी मैंने, तो किसी पक्षी को दिखेगा नहीं यहाँ पे क्या है, बीज है। तो कल्टीवेटर से यह काम आसानी से हो जाता है, इसीलिए कल्टीवेटर को अच्छा साधन माना जाता है, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट चीज़ पे। इसी बात पे भूलो कुछ कह रहा है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी कि नर्सरी है। मैंने देखा कि कुछ पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं, वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं। तो पहले इसका आंसर दे रही है और कह रही है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। यानी कुछ खेती ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्टली हम क्या नहीं करते, डायरेक्टली नहीं करते, पौधों को हम डायरेक्टली नहीं बोते, उनको पहले जैसे धान है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे खेत में है, अब मुझको खेत में बोना है, तो मैं पहले एक नर्सरी में जाऊँगी और यहाँ छोटे छोटे गमलों या थैलों में यहाँ पे मैं लगा दूँगी, ठीक है। जिससे क्या होगी, मुझको आसानी होगी लगाने में पौधों को। आप जैसे ही ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, देखो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे ना, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, तब मैं इनको खेत में आरोपित कर दूंगी, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो
इसीलिए उनको उगाया जाता है ऐसे। तो अब समझ गए होंगे कैसे ये होता है। तो अब अगली बात पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पौधों को अत्यंत घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पे देखो खेत है, मैंने यहाँ पे एक पौधा, यहाँ पे एक पौधा, यहाँ पे एक पौधा, यहाँ पे 2-3 पौधे ऐसे कर दिए, फिर यहाँ पे यूँ 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 ऐसे उगाए। समान दूरी और गहराई नहीं है तो क्या होगा, और ये पेड़ घने होते हैं तो ऐसे, और ये भी घना होगा तो आपस में उलझ जाएंगे। ऐसे ये तीनों घेरे होंगे तो फसल है उसे काटने में कठिनाई और खरपतवार निकालने सब चीज़ें कठिनाई होगी। बट अगर खेत ऐसा है और यहाँ पे बीजों के बीच में समान दूरी और गहराई है तो अपना अपना पौधा अपनी अपनी जगह पर ही बढ़ेगा। आ रहा है ना समझ में? तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे क्यों पौधों के बीच में समान दूरी और गहराई बनाई जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। आपको पता है पौधे हैं सूर्य से अपना खाना बनाते हैं, तो सूर्य से उनको प्रकाश मिले, अच्छी तरह से उनको प्रकाश मिल पाए, इसीलिए अधिक घनेपन से रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल देना अच्छा होता है, हटाना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आप हटा दो तो अच्छा होगा, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, अब पढ़ो नेक्स्ट चीज़, खाद व उर्वरक मिलाना। खाद व उर्वरक मिलाना आज हम खाद व उर्वरक मिलाने को पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं खाद व उर्वरक है जो, उसको हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी ज़रा लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।